हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजे ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी की बुक किसले भाग 3 का पार्ट नंबर 60 ठेस, जो कि एक कहानी है जिसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो बिहार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, और साथ ही साथ जो ये राइटर है इनके बारे में और इस चैप्टर के बारे में भी अच्छे से आपको जो टॉपिक है वो समझाने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो कहीं पे नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में कि फणीश्वर नाथ रेणु जी कौन है, इनका जीवन परिचय जो इस कहानी के लेखक हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को औरांडी हिगन्ना जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। बाद में रेणु जी ने नेपाल तथा हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में भी उनकी सक्रिय भागीदारी थी और वह आजीवन दमन तथा शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते रहे, यानी कि वो राजनीति में भी बहुत ही सक्रिय थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, यानी कि उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अच्छी बड़ी भूमिका निभाई। 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार थे। 1954 में मैला आंचल उपन्यास जब इनका प्रकाशित हुआ उसके बाद हिंदी के कथाकार के रूप में इनको बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा या सम्मान मिला। जेपी आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भागीदारी रही। 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में इन्होंने अंतिम सांस ली, यानी कि इनका देहांत हुआ। हिंदी साहित्य में इनकी कौन कौन सी जो योगदान है या रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ठुमरी, अग्निघोर, आधी रात्रि की महक, अच्छे आदमी, मैला आंचल, कलंक मुक्ति, जुलूस, नेपाली क्रांति, मारे गए गुलफाम आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि अग्निघोर किसकी रचना है या अच्छे आदमी किसकी रचना है, तो इसलिए आप इस पैरा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी रचनाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। अब हम लोग चलते हैं जो इनका पार्ट है इसकी तरफ। आपके सिलेबस बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो इनका फणीश्वर नाथ रेणु का जो चैप्टर दिया गया है पार्ट 7 में, वो क्या है? ठेस है, जो कि एक कहानी है। ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है सिरचन के बारे में। इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो सिरचन नाम का व्यक्ति है। ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो एक कलाकार है। कलाकार क्या है? वो शीतल पट्टी और जो चिक वगैरह होती है, जो बांस के बारी बारी रेशों से जो चटाई और जो डोलची वगैरह जो बनाई जाती है, उसका काम वो बहुत अच्छे से करता है। वो उसका कलाकार है। वो बहुत ही स्वाभिमानी है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर ही काम करने वाला, यानी कि अगर मजदूरी ना मिले, पेट भर खाना भी मिल जाए तो वो उस पर काम करने को तैयार हो जाता है। उसको अच्छे से खाना मिले ना मिले, लेकिन वो बात में ना ज्यादा लोगों की बदतमीजी जो है वो बर्दाश्त नहीं करता है। उससे सबको ही अच्छे से बात करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी किस्म का व्यक्ति वो है। इस कहानी में एक और किरदार है मानू, जो कि इस कहानी की नायिका कही है, या जो लेडीज किरदार है इसका जो सबसे अहम, वो है मानू, जिसकी विदाई है उसके अवसर पर घर वाले जो है वो उससे जो सिरचन है उससे मानू की विदाई होती है। उसे ससुराल वालों ने चिक और शीतल पट्टी की मांग की होती है, जो कि वो पहले भी अपने ससुराल में ले जा चुकी होती है। तो वो उसको सिरचन को बुलाया जाता है उसको बनाने के लिए, और उसकी मानू की जो माँ होती है वो उससे वादा करती है कि उसको धोती देगी और अच्छा खाने पीने को देगी। तो वो आता है उसका काम करने के लिए। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसको धोती की लालच होती है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो मानू को बहुत ज्यादा मानता होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानू के घर की जो और दूसरी औरतें होती हैं, जैसे कि उसकी मंजली भाभी या चाची वगैरह, तो उनको उससे बहुत जलन हो रही होती है कि मानू के लिए क्यों अच्छा बना रहा है या मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा करता है। तो वो इस तरह से उससे जलती हैं और तरह तरह की उसके साथ बदतमीजी करती हैं, उसको ताने देती हैं, जिससे सिरचन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो काम छोड़ करके चला जाता है। उसके स्वाभिमान को या आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और वो काम छोड़ देता है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उसके दिल में जो मानू के लिए है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बहुत ज़्यादा उसको वो मानता होता है। तो वो अपनी ओर से
बिना पैसे के, बिना किसी चीज़ के वो शीतल पट्टी और जो चिक है वो बना करके ले जा करके उसको रेलवे स्टेशन पे देता है, जिसको देख करके मानू की आंखें जो है वो भर जाती हैं। तो यही थी पूरी कहानी शेरचंद के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी है, बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मान उसको अपना प्यारा है। इसके लिए वो पैसे या कोई चीज़ उसकी अपने काम के आगे उसको महत्व नहीं देता है। वो किसी चीज़ को, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उतना ही प्यार वो अपने आत्मसम्मान से भी करता है। तो ये थी कहानी। अब आइए देखते हैं कि इस कहानी से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं जो आपके बुक में है, पार्ट से जो आपके बुक में है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है, गांव के किसान शेरचंद को क्या समझते थे। गांव के किसान शेरचंद को कामचोर और बेकार समझते थे, क्योंकि वो किसी भी काम को दिल लगा के नहीं करता था, सिवाय अपने जो शीतल पट्टी वगैरह बनाना था उसके अलावा वो किसी काम को भी दिल लगा के, जैसे खेतों वेतों में काम, वो दिल लगा के नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। इस कहानी के नायक शेरचंद के साथ साथ रेणु जी की माँ, जो लेखक हैं वो, उनकी माँ, चाची, मंजली भाभी, मानू दीदी और ये इत्यादि इस कहानी के जो अहम या पात्र हैं। अगला सवाल है, शेरचंद को पान का बीड़ा किसने दिया। जवाब है मानू दीदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि शेरचंद अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। उल्लेख कीजिए। किन किन प्रसंगों से, यानी कि कहाँ कहाँ पे कहानी में कौन कौन से जो पैराग्राफ है जिससे आपको ये पता चलता है कि शेरचंद जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने काम को अहमियत देता था। तो आइए देखते हैं आंसर। इस चैप्टर को आप लोग एक बार रीड जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको पढ़ने में आप लोग को बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी है। तो कौन कौन से, कहानी के अनेक प्रसंगों से, यानी कि कहानी में कई जगह ऐसा है जिसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि शेरचंद अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। रेणु जी के घर मानू दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पार्टी और चिक बनाने के लिए शेरचंद को बुलाया जाता है। वह पूरे मन से अपने काम में लग जाता है और अगर उसके काम में कोई विघ्न डाले तो वो गहमन सांप की तरफ फुफकार उठता है, यानी कि कोई उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसको काम में विघ्न डाले या उसको डिस्टर्ब करे, और काम छोड़कर चला जाता। फिर वह काम अधूरा ही रह जाता। जब वह काम करता है तो उसके खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। उसे चूड़ा और गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूड़ा खा के जा रहा था, फिर उसके बाद गुड़ खा रहा था। तो वो जो काम में इतना मगन था कि उसको खाने पीने की भी उसको परवाह नहीं रहती है। उसे कुछ सुध ही नहीं है कि चूड़ा के साथ गुड़ भी खाना है। इससे स्पष्ट होता है कि शेरचंद अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, क्योंकि पूरे गांव में ना वो चटोर मशहूर था कि बहुत ज्यादा चटोरा है, उससे तो कुछ खिला पिला के कुछ भी काम करवा लो। लेकिन अपना जब वो काम करता है तो लेकिन उसको खाने पीने के बारे में भी फिर वो नहीं सोचता है। तो इससे पता चलता है कि वो अपने काम में को कितनी ज्यादा मन लगा करके करता है, वो कितना उसके लिए सीरियस है। अगला सवाल है, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। जवाब है, इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र शेरचंद लगा। मानवीय गुण से भरा है, वह जिस काम को करता प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गांव के लोग थे। यही वजह है कि मानू के जो ससुराल वाले थे उन्होंने भी उसके हाथ की बनी हुई चिक और शीतल पट्टी की मांग की थी। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। कहानी के अंत में शेरचंद की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है, यानी कि उसकी आत्मा ऐसा नहीं कहती है कि एक लड़की को रोते हुए विदा करें, उसका दिल तोड़ करके उसकी विदाई की जाए। तो इससे क्या है, उसके आत्मीय गुण के बारे में एक अच्छा उदाहरण मिलता है। इसके अलावा देखिए बुक का एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांशों के कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। यानी कि आप जब कहानी पढ़ेंगे तो कौन सा पैराग्राफ पहले आया है। तो जो खा है वो पहले नंबर पे है, का दूसरे नंबर पे है और गा तीसरे नंबर पे है। जब आप कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि खा वाला पैराग्राफ है वो पहले आया है, उसके बाद का वाला पैराग्राफ आया है, उसके बाद गा वाला पैराग्राफ आया है। एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, शेरचंद कामचोर था, गलत। शेरचंद अपने काम में दक्ष था, सही। शेरचंद बात करने में भी कारीगर था, सही। शेरचंद वकील था, गलत। तो ये थे, और इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं पार्ट से आगे के क्वेश्चन। पार्ट से आगे में पहला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में शेरचंद द्वारा चीक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर मानू को देना कहाँ तक उचित था। जवाब है, शेरचंद के द्वारा स्टेशन पर मानू को विदाई के समय शीतल पार्टी चिक आदि उपहार में देना उचित था। यदि वे घर जाता उपहार देने तो कहानी में शेरचंद के आत्मीय गुण में कमी आ जाती, यानी कि उसका स्वाभिमान जो था वो झुक जाता।
फिर उसे तो गांव वालों से ठेस लग चुकी थी। एक सफल कारीगर सिरजन अपनी कला का महत्व देते हुए सब निर्मित वस्तुओं को उपहार रूपी मानू को स्टेशन पे दे देता है। यानी कि अगर वो घर जाता और फिर वही काम करता तो एक तरह से होता ना कि उसने अपने स्वाभिमान को कुचल करके ये काम किया। तो वो कितना भी देखता कहता कि नहीं मैं मानू के लिए कर रहा हूँ, लेकिन लोग यही कहते कि अरे देखो ना धोती के लालच में कर रहा है या खाने के लालच में कर रहा है। तो उसने अपने स्वाभिमान को चुना। वहीं दूसरी तरफ उसने मानू को जो सामान दिया, क्योंकि वो मानू से बहुत ज़्यादा लगाव था, और उसने उपहार के रूप में दे दिया कि देखो मेरे लिए ये बड़ी चीज़ें नहीं है और किसी का दिल तोड़ना भी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसने ये अच्छा ही किया कि वो उसके घर नहीं ना जा करके उसने स्टेशन पे जा करके मानू को सामान दिया उपहार के रूप में। दूसरा सवाल है, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है। इस संबंध में अपने मत व्यक्त कीजिए, यानी कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं उसको बताइए। तो जवाब है, मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपए देकर उसकी मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है। किसी कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य है उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना या कारीगर का सम्मान करना। अगला सवाल है, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है, सोचकर लिखिए। जवाब है, कहानी का अंत किए गए अंत से अलग हो सकता है। कहानी के अंत में सिरचन मानू के घर से विदा हो जाने पर रास्ते में अपना उपहार शीतल पाटी चिक और कुशासनी प्रदान कर आत्मीयता का अनोखा परिचय देता है, जबकि कहानीकार कहानी का अंत वहीं कर सकता था जहां पर शपथ लेता है कि मैं पुनः ये काम नहीं करूंगा जब उसे ठेस लगती है। तो कहानी का नाम क्या है, ठेस। तो कहानी का अंत जब ये ठेस उसको लगती है वहां पर किया जा सकता था, ताकि इससे लोगों को पता चले कि इस कहानी का नाम ठेस क्यों रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता कि सिरचन का भी किरदार जो है वो थोड़ा दब जाता। तो इसलिए कहानीकार ने उसको उसके और किरदार को और उभारने के लिए, उसकी अच्छाई बताने के लिए जो कहानी का अंत है वो अच्छे मोड़ पर ला करके किया। कहानी का अंत तो वहां पे हो सकता था कि जब वो उसके घर काम छोड़ के आ जा चुका था कि उसको ठेस लगी, अब वो अब ये काम कभी नहीं करेगा, लेकिन कहानीकार ने ऐसा नहीं किया, जबकि उसको एक अच्छी हैप्पी एंडिंग दी। अगला जो क्वेश्चन है आपके बुक में, व्याकरण। इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है, कान मत देना, यानी कि किसी गलत बात पर ध्यान देना, व्यर्थ की बातों पर कान मत देना। नेक्स्ट है, दम मारना, बीमार व्यक्ति दम मारकर काम करता है, यानी कि मन मारकर। मुंह में लगाम ना होना, राधा के मुंह में लगाम नहीं है, यानी बहुत ज्यादा बोलती है। अगला है, सिर चढ़ाना, राज ने अपनी पत्नी को सिर चढ़ा लिया है, यानी कि बहुत ज्यादा उसको पैम्पर कर दिया है। तो ये थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके बुक के क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो आपके बुक में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और 50 नंबर तक आते हैं, तो वो बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं, आप उसको याद कर लीजिए। इसके बाहर से आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो पहला क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठेस कहानी का पात्र है सिरचन, या ऐसे भी पूछ लेगा कि सिरचन किस कहानी का पात्र है, तो आंसर है ठेस। नेक्स्ट है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, जवाब है बेगार। नेक्स्ट है, ठेस पाठ की विधा है कहानी। अगला सवाल है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, जवाब है मानू दीदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरचन ने चाची को से क्या देने को कहा, जवाब है गम कौवा जर्दा। जो मानू उसको पान देती है तो वो चाची से थोड़ा सा जर्दा मांगता है, जिसके बदले में चाची उसको बेइज्जत करती है। नेक्स्ट है, ठेस कैसी कहानी है, जवाब है आंचलिक। अगला सवाल है, ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का वर्णन है, जवाब है मिथिलांचल। अगला सवाल है, ठेस कहानी में किस पर अधिक जोर दिया गया है, जवाब है श्रम के प्रति सम्मान की भावना। अगला सवाल है, सिरचन को लोग चटोर समझते थे। नेक्स्ट, लोग उसे बेकार नहीं बेगार समझते थे। मानू कौन थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया है एग्जाम्स में कि सिरचन को लोग क्या समझते थे, आंसर है बेगार, बेकार नहीं बेगार। नेक्स्ट है, मानू कौन थी, जवाब है कहानी की नायिका या लेखक की बहन। अगला सवाल है, सिरचन को किस काम के लिए बुलाया गया, जवाब है चिक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेस कहानी में कितने पात्र हैं, यानी टोटल कितने कैरेक्टर हैं, जवाब है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिरचन को घी की दाढ़ी खकोरन, दाढ़ी यानी कि खकोरन, घी का जो खकोरन होता है, के साथ क्या खाना पसंद है? जवाब है चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरचन किस काम में का माहिर कारीगर था? जवाब है चीक बनाने में और शीतल पट्टी बनाने में। अगला सवाल, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं, किसने कहा? ये ताना किसने दिया था? जवाब है सिरचन ने मछली भाभी से कहा था जब वो उसके साथ बदतमीजी कर रही थी तो। अगला सवाल है, ठेस कहानी शीर्षक कहानी के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? ठेस कहानी के द्वारा कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, ठेस शीर्षक कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। जवाब है सिरचन, मानू, माजी, मछली भाभी, चाची और लेखक। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो या कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और प्लीज़ चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है कि मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे जो चैनल देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो भैया क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो प्लीज़ आप भी रहम करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।